हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में थर्मल फिजिक्स चैप्टर के 2019 तक के नीट के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अब हम इस वीडियो में आगे के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ईयर 2020 से लेकर के 2024 तक नीट में आए हुए हर सवाल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एकदम फोकस रहिएगा और एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। शुरुआत करते हैं। नीट 2020 फेज 1 का क्वेश्चन है, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस at pressure of 249 kilopascal and temperature 27 degree Celsius. Its density is. All right, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से आप डेफिनेटली किसी भी गैस की डेंसिटी तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू NRT, है ना। हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब इसे मैं क्या कर सकता हूं, PV इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ मोल को मैं यहां पर क्या करता हूं, हटाता हूं। तो नंबर ऑफ मोल को हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ऑब्वियस बात है कि अगर आप किसी गैस के मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो जो मिलने वाली क्वांटिटी होगी वो नंबर ऑफ मोल्स रहेगी। और इसके लिए स्मॉल n की जगह पर हम m अपॉन m नॉट लिख सकते हैं, जहां पर m हमारी गैस के टोटल मास की वैल्यू है एंड m नॉट हमारी गैस के मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है। एंड m नॉट तक पहुंचना काफी आसान है क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस दी गई है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 2 ग्राम होती है, हम जानते हैं। नाउ RT अपनी जगह पर रहने दीजिए। नाउ अब क्योंकि मुझे डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो किसी भी सब्सटेंस के अगर आप टोटल मास से उसके टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, मिलने वाली क्वांटिटी कहलाती है डेंसिटी। और इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर गैस के टोटल मास से अगर मैं उसके टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो मिलने वाली क्वांटिटी हो जाएगी डेंसिटी, और इसीलिए P की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन V इंटू RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम को मैं डेंसिटी रो लिख देता हूँ इंटू RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एंड इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली अब डेंसिटी तक पहुंच सकते हैं। तो डेंसिटी की वैल्यू फाइनली हो जाएगी P इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई RT। और इस एक्सप्रेशन की मदद से आप डेफिनेटली काफी इजीली डेंसिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आगे आंसर, सो इम्प्लाइज दैट डेंसिटी रो इक्वल टू, तो प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी गिवन है, 249 किलो पास्कल। तो किलो को मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम डिवाइडेड बाय, अब मुझको R इंटू टी करना है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हमें 8.3 लेने को कहा गया, तो मैं 8.3 ले लेता हूं इंटू टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है। एंड जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं तब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में ही पुट करते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन स्केल में हो जाएगी 300 केल्विन। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, तो ध्यान से सुनिएगा, 83 थ्रीजा की वैल्यू अगर आप देखेंगे देन 83 थ्रीजा डेफिनेटली 249 होगा, है ना। आप देख सकते हैं 83 से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको मिलने वाला जो नंबर होगा वो 249 होगा। तो इसीलिए यहां पर मैं डेफिनेटली 249 अपॉन 83 को मैं 3 लिख सकता हूं और यहाँ पर डेसिमल बाकी है। तो जो डेसिमल के बाद एक डिजिट था उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर 300 से एक जीरो को कैंसिल कर देता हूँ। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने क्या किया, इस 8.3 में जो डेसिमल के बाद एक डिजिट था उस डेसिमल को डील करने के लिए मैंने 300 से एक जीरो को हटा दिया है। अब बचा मेरे पास यहाँ पर 83, 249 अपॉन 83 की वैल्यू हो जाएगी 3। नाउ 3 अपॉन 30 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 बिकम्स 10 टू द पावर 0, दैट इज 1। तो फाइनली यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। 2/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.2 एंड जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे kg पर मीटर क्यूब में ही आंसर दिया था, तो ऑब्वियसली मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से है, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मीन फ्री पाथ के ऊपर पहले भी सवाल आए हुए हैं और उस दौरान मैंने आपको कहा भी था कि मीन फ्री पाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस टॉपिक पे कई बार नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं
तब दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में ऑन एन एवरेज वो जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। तो जैसे मान लिया जाए किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, तो इंटरनल एनर्जी के कारण वो लोग रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करने के दौरान अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है। तब हर मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस कवर करता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, और उस डिस्टेंस की जो एवरेज वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। एंड मीन फ्री पाथ को निकालने का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू 1/√2 इंटू n इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर, जहां पर d हमारे मॉलिक्यूल के डायमीटर की वैल्यू होती है, n होती है नंबर डेंसिटी, एंड नंबर डेंसिटी होती है क्या, नंबर डेंसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। मैं यहां पर बता दूं आपको, नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो मिलने वाली क्वांटिटी कहलाती है नंबर डेंसिटी, डी हमारा डायमीटर होता है, और ये हमारा फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा आंसर करेक्ट दिख रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन 2 ही करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे एंड ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से है। टू सिलेंडर्स ए एंड बी of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is, obviously it will be adiabatic process. आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, सी अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस काफी सडनली हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, द प्रोसेस हैज टू बी एडियाबेटिक। बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज एडियाबेटिक इन नेचर, है ना। आपको याद रखना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं आर ऑलवेज एडियाबेटिक। ऐसा क्यों, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता। और क्योंकि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हुआ है, अगर काफी क्विकली हुआ है, बहुत जल्दी हो गया है, तो इतने कम समय में डेफिनेटली सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए समय लगता है। आप कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करें या कन्वेक्शन के थ्रू करें या फिर रेडिएशन के थ्रू करें, हीट ट्रांसफर टेक्स टाइम। और क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में आपके पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, या सिस्टम के पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता कि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करे, इसलिए हम कहते हैं दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर ऑलवेज एडियाबेटिक। और क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा है द स्टॉपकॉक इज सडनली ओपन, सडनली मतलब क्विकली हटा दिया, तो हुआ क्या कि जो हमारा पहला सिलेंडर ए था उसमें भरी हुई गैस तुरंत हमारे सिलेंडर बी की तरफ ट्रांसफर होगी और काफी क्विकली होगा। सिलेंडर ए से गैस सिलेंडर बी की तरफ काफी क्विकली मूव करेगी, और इस दौरान क्योंकि प्रोसेस काफी सडनली होगा, इट हैज टू बी एडियाबेटिक। मैं समझता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन ऐसा था कि गैस भरी हुई थी सिलेंडर ए में, सिलेंडर बी कंप्लीटली एम्प्टी था, उनके बीच में एक कनेक्शन था और एक स्टॉप कॉक लगा हुआ था। उसको हटाते ही सडनली क्या हुआ, गैस का ट्रांसमिशन सिलेंडर ए से सिलेंडर बी की तरफ हुआ, और क्योंकि प्रोसेस यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली हुआ होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं इट हैज टू बी एडियाबेटिक। अगर मैं आपको अदर एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल दूं, देन बस्टिंग ऑफ अ टायर इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर मान लिया जाए किसी व्हीकल के टायर को हम बस्ट होता हुआ ऑब्जर्व करते हैं, अगर किसी व्हीकल का टायर बस्ट होता है, फूट जाता है, इन दैट केस डेफिनेटली वो भी जो प्रोसेस होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। इसके अलावा जो साउंड का ट्रांसमिशन है इन अ मीडियम, इट इज ऑल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस, जो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। जो साउंड का प्रोपेगेशन है एयर मीडियम में या फिर किसी भी मीडियम में, इट इज ऑल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि साउंड का जो ट्रांसमिशन है किसी भी मीडियम के थ्रू ये काफी क्विकली होता है। और इसके ऊपर आइजैक न्यूटन ने जब साउंड की स्टडी की थी, तब उसने साउंड के प्रोपोगेशन को एक आइसोथर्मल प्रोसेस कहा था, ये समझते हुए कि ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड टेम्परेचर में बदलाव नहीं आता, और आइजैक न्यूटन ने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को एक आइसोथर्मल प्रोसेस माना था। बट उस आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जब वो साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करने बैठे, तब उनको एरर ऑब्जर्व हुआ था, उनके कैलकुलेशन में तकरीबन 16% का एरर था। बाद में लेप्लेस ने
उसे करेक्ट किया था, जिसे हम लैपलेस करेक्शन कहते हैं। एंड उन्होंने, लैपलेस ने कहा था कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड जब लैपलेस ने साउंड के प्रोपगेशन को एक एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हुए जब साउंड की स्पीड कैलकुलेट की थी, तब उनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू एंड थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू दोनों मैच होता हुआ ऑब्जर्व हुआ। और तभी से हम ये बात समझते हैं दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज ऑल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, इट हैज टू बी एडियाबेटिक। लेकिन अगर कोई प्रोसेस काफी स्लोली हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत स्लोली धीरे 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 हो रहा है, इन दैट केस क्या हो सकता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है। एंड हीट एक्सचेंज होने के कारण वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है, वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है। और इसीलिए जो स्लो प्रोसेसेस होते हैं, जो काफी स्लोली किए जाते हैं, उन्हें अगर हमें डिफाइन करना हो, देन दोज प्रोसेसेस हैज टू बी व्हाट दे शुड बी आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर एक प्रोसेस को अपन ने काफी स्लोली अगर काफी स्लोली उसकी स्टेट को बदला, किसी भी हमारे पास एक सिस्टम था और उस सिस्टम की स्टेट को हमने काफी स्लोली चेंज किया है, इन दैट केस स्लो प्रोसेस के दौरान सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल होगा। और हीट एक्सचेंज होने के कारण वहां पर सिस्टम के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना पॉसिबल होगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और इसलिए आप बिल्कुल याद रखिएगा, स्लो प्रोसेस जो होंगे वो आइसोथर्मल होंगे, एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा कौन होंगे? एडियाबेटिक होंगे। बात आपको याद रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीट 2020 फेज 1 से है। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज, ऑल राइट, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल इसको आप समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है ना। हम जानते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। एंड मैं आपको बिल्कुल बता दूं, हमने इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है। हमने सीखा था दैट ईच मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैरी एन एनर्जी इक्वल टू हाफ RT। ये बात हमने कही थी दैट ईच मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस का एक मोल अगर अमाउंट हो, देन उसकी एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ RT। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और मैंने आपको इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में ये बात समझाई थी। तो इसमें कितने मोल शामिल है? इसमें 1 मोल शामिल है। और कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है। जहां तक मोनो एटॉमिक गैस का सवाल है, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन इनके 1 मोल के अमाउंट के लिए जो हमारी टोटल थर्मल एनर्जी होगी वो इसका 3 टाइम्स हो जाएगी। So this has to be energy of a monoatomic gas per mole, है ना। This has to be thermal energy for a monoatomic gas per mole, और इतनी एनर्जी होनी चाहिए। बट यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो वैल्यू यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में दिया है, मतलब यहां पर जो एनर्जी बताई गई है वो पर मॉलिक्यूल बताई गई है। तो यहां पर जो बेसिकली आपको एनर्जी दिखाई दे रही है पर मोल है, और मुझको आंसर देना है किसके टर्म्स में? पर मॉलिक्यूल के टर्म्स में। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल गैस में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑब्वियसली एवोगाड्रो नंबर। तो अगर ये एनर्जी पर मोल है, देन पर मॉलिक्यूल कितना होगा? तो पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझको डेफिनेटली यहां पर एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर देना चाहिए। 3 into half RT is the thermal energy for 1 mole of monoatomic gas। और 1 मोल में टोटल एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शामिल है। तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने के लिए मुझको एवोगाड्रो नंबर को यहाँ पर डिवाइड करना है। एंड फाइनली ये हो जाएगा 3/2। एंड मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसीलिए R अपॉन एवोगाड्रो नंबर को मैं लिख सकता हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T अपनी जगह पर है। और इसीलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। यहाँ पर हमें द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस पूछा था। बट यहाँ पर जब मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ तब यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में क्योंकि था, तो मुझको ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर भले गैस वर्ड यूज किया है, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है वहां पर एनर्जी पर मॉलिक्यूल को लेकर के दी गई थी। और इसीलिए यहाँ पर मैंने पर मॉलिक्यूल के लिए
यहाँ पर थर्मल एनर्जी की वैल्यू को लिखा है ना। ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू गिवन है ये पर मोल नहीं गिवन है, पर मॉलिक्यूल गिवन है, और इसलिए यहाँ पर मैंने एवोगाड्रो नंबर को फर्दर डिवाइड किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से ही है। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। ऑल राइट, और यहाँ पर R1 की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ R2 है। तो कहता है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। ऑल राइट, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर हमें 2 कॉपर के स्फीयर्स गिवन है और हमें उनकी हीट कैपेसिटी का रेशियो बताना है। तो मैं काम करता हूँ, फर्स्ट जो कॉपर स्फीयर है उसकी हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, है ना। तो हीट कैपेसिटी को मैं सिंबल Q से शो कर रहा हूँ एंड फर्स्ट स्फीयर के लिए इसे मैं ले लेता हूँ Q1। तो Q1 क्या है, हमारी हीट कैपेसिटी है, और ये वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी की मदद से आप किसी भी गिवन बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन के साथ इंक्रीज करते हैं। एंड मैं बता दूं, ये हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है m इंटू एस, जहां पर m हमारे सब्सटेंस का मास होता है, T हमारे सब्सटेंस की कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन। यूनिट मास के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे हम S कहते हैं, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो अगर हमारा S अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिट मास के लिए है तो M मास के लिए कितना होगा, तो डेफिनेटली आपको इंटू M करना होगा, और इंटू M करने से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो हमें गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के और गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने वाली हमारी एनर्जी होगी, जो हम समझ सकते हैं। तो अगर हमें डेल्टा टी अमाउंट से टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो तो फर्दर हमें यहाँ पर डेल्टा टी मल्टीप्लाई करना होगा, बट क्योंकि यहाँ पर हमें 1 केल्विन कहा गया है तो m इंटू एस ही हमारी हीट कैपेसिटी की वैल्यू होगी। नाउ तो फर्स्ट स्फीयर के लिए मैं मास को m1 ले लेता हूँ, सेकेंड स्फीयर के लिए मैं मास को m2 ले लूंगा। तो सिमिलरली q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q2 हो जाएगा m2 इंटू एस, और दोनों केस में s सिंबल मैं इसलिए यूज कर सकता हूँ कि दोनों ही स्फीयर्स कॉपर के बने हुए हैं। तो क्योंकि दोनों स्फीयर्स कॉपर के हैं तो दोनों के लिए जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली सेम होगी, और इसीलिए दोनों इक्वेशंस में मैंने सिंबल S को यूज किया है। तो फाइनली मुझे इनका रेशियो बताना था, तो मुझे Q1 अपॉन Q2 चाहिए, और इसके लिए मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, तो S एंड S आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे और मुझे मिल जाएगा M1 अपॉन M2। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें रेडियस की जानकारी गिवन है, हमें मास तक पहुँचना है ना, और हम ये भी जानते हैं कि दोनों स्फीयर्स कॉपर के बने हुए हैं, तो दोनों स्फीयर्स किस क्या और सेम हो सकती है, तो क्योंकि दोनों स्फीयर्स कॉपर की बनी हुई हैं तो डेफिनेटली दोनों स्फीयर्स के लिए डेंसिटी की वैल्यू भी सेम होगी, और हम अच्छे से जानते हैं कि मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है। तो मैं m1 को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v1 डिवाइडेड बाई m2 को लिख सकता हूँ सेम डेंसिटी, क्योंकि दूसरा स्फीयर भी कॉपर का है, इंटू सेकेंड स्फीयर का वॉल्यूम v2, और यहाँ पर अगेन रो एंड रो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं v1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर स्फीयर था, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर पाई r1 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई आपस में कैंसिल, तो फाइनली मिलने वाला r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। अब r1 की जगह में मैं लिख देता हूँ 1.5 r2, है ना, तो ये हो जाएगा 1.5 r2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय r2 टू द पावर 3। तो r2 टू द पावर 3 एंड r2 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास बचने वाला है 1.5 टू द पावर 3। अब मैं 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2, तो फाइनली क्या हो गया मेरा, ये हो गया 3/2 टू द पावर 3, एंड 3 टू द पावर 3 होता है 27 एंड 2 टू द पावर 3 होता है 8। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 27:8 होना चाहिए, और इसीलिए मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये मतलब है कि हमें उन दोनों स्फीयर्स के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जिस हीट एनर्जी को सप्लाई करना होगा उसका रेशियो 27:8 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है, द मीन फ्री पाथ L फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमीटर D ऑफ द मॉलिक्यूल एज। ऑलरेडी हमने इसी वीडियो में बस थोड़ी देर पहले ही मीन फ्री पाथ को लेकर के डिस्कस किया था, और हम जानते हैं मीन फ्री पाथ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, जहां पर डी हमारे मॉलिक्यूल के डायमीटर की वैल्यू होती है। तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, जो है भी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है, एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम नॉट, वेर रो एंड एम नॉट आर रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियस बात है, रो हमारी हो जाएगी मास डेंसिटी एंड एम नॉट हो जाएगा हमारा मॉलिकुलर मास। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4 होना चाहिए, एकदम परफेक्ट आंसर है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जो एक सवाल सॉल्व किया था, उसमें हमें डेंसिटी की जानकारी पूछी गई थी, तो मैंने इसी तरह की इक्वेशन को ऑब्टेन किया था, है ना। आपको बिल्कुल याद होगा मैंने क्या कहा था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। फाइनली मैंने कहा था कि n की जगह में आप मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिकुलर मास लिख सकते हैं, इंटू आर इंटू टी की वैल्यू हमने पीवी कही थी, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी गैस के, वो टोटल मास अपॉन मॉलिकुलर मास ही होता है ना। फाइनली पी अपनी जगह पर रहने दिया जाए। अगर मैं वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं, देन मास बाय वॉल्यूम को मैं रो लिख सकता हूं, जो डेंसिटी है, आर टी अपॉन मॉलिकुलर मास अपनी जगह पर रहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रो है यहाँ पर वो मास डेंसिटी है, एंड जो एम नॉट है वो हमारा मॉलिकुलर मास और मोलर मास है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है, द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर assembly undergoing a thermodynamic process is shown in the figure, the process is। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक हमारे पास एक सिस्टम, एक आइडियल गैस है, और उसके स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं, और उस इस स्टेट को चेंज करने वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हमें ग्राफ के थ्रू शो किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस इनिशियल स्टेट से लेकर के इस फाइनल स्टेट तक हमने क्या किया है, हमारी स्टेट को चेंज किया गया इसकी। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है, वॉल्यूम तो बढ़ता बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक्सपेंशन का केस है, बट प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है। एंड जिस प्रोसेस में प्रेशर नहीं बदलता, प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, और इसीलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, हमें यहाँ पे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के रिगार्डिंग जानकारी पूछी गई है, और मैं बता दूं आपको कि एक कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। दिस इज द फॉर्मूला, जहाँ पर T1 हमारे सोर्स के टेम्परेचर की वैल्यू होती है, T2 हमारे सिंक के टेम्परेचर की वैल्यू होती है, एंड इस फॉर्मूले की मदद से हम एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन पहला कहता है द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ओनली, एकदम गलत बात है, यहाँ पर हमारे सिंक के भी टेम्परेचर की जरूरत होगी हमें। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ओनली, ये बात भी गलत है। द टेम्परेचर्स ऑफ द सोर्स एंड सिंक, ऑब्वियस बात है, ऑप्शन 3 एकदम परफेक्ट आंसर हो ही गया। फोर्थ कहता है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द इंजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा इस केस में जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 एकदम सही जवाब है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है, 3 stars A, B and C have surface temperatures TA, TB and TC respectively. Star A appears bluish, star B appears reddish and star C yellowish. Hence, ये भी जो क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल ऑलरेडी नीट में पहले आया हुआ है, और मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की मदद से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली जज किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जब भी कोई बॉडी हीट एनर्जी ट्रांसफर करती है, तब उस बॉडी से एक रेंज में बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रही होती हैं, बट उन वेव्स में एक ऐसी वेव होती है जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, जो हीट ट्रांसफर की तरफ मैक्सिमम एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करता है, और उस वेव की जो वेवलेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू, और द वेवलेंथ ऑफ द वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड उस वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन एब्सोल्यूट स्केल। ये चीज हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा एम है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो कि बेसिकली यहाँ पर कलर डिटरमाइन करेगा।
देखिए अगर एक बॉडी से कई सारी अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव्स निकल रही हैं और उसमें एक ऐसी वेव है दैट कैरीज मोस्ट ऑफ द एनर्जी, तो डेफिनेटली उसी वेव के अकॉर्डिंगली ही हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफर या फिर रेडिएट करने वाली बॉडी का कलर डिसाइड होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो भी कलर ऑब्जर्व हो रहा है, ब्लूइश है या फिर रेडिश है या फिर येलोइश है, ये डेफिनेटली लेमडा एम मीन्स वेवलेंथ जिसकी उस वेव की जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसी वेव के थ्रू ही कलर डिसाइड होगा। यहाँ पर कोई भी रैंडम वेव कलर डिसाइड नहीं कर सकती, कलर डिसाइड वही वेव करेगी दैट कैरीज मोस्ट ऑफ द एनर्जी और द मैक्सिमम एनर्जी। और इसीलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ दैट लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, है ना। कम टेम्परेचर तो वेवलेंथ ज्यादा, ज्यादा टेम्परेचर तो वेवलेंथ कम। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 कलर्स हैं। तो हम जानते हैं जो विबग्योर है, जो हमारे 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, इसमें अगर आप नीचे की तरफ मूव करें देन लेमडा इंक्रीजेस, है ना। हम जानते हैं कि जो हमारा विजिबल रीजन है लाइट का, इसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है। इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट इज हैविंग द मिनिमम वेवलेंथ, है ना। वायलेट की जो वेवलेंथ होती है मिनिमम होती है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। एंड अकॉर्डिंगली अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कलर हैं, तो पहला ब्लू है, तो पहला ब्लू हो गया, है ना। उसके बाद कौन है, उसके बाद रेड है और उसके बाद कौन है हमारा येलो है। तो यहाँ पर ब्लू येलो एंड रेड के रिगार्डिंग बात पूछी जा रही है। तो क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो जिस स्टार का कलर हमें रेड ऑब्जर्व हो रहा है उसका टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए। और यहाँ पर ए बी एंड सी की बात की जा रही है, तो ए के लिए ब्लू है ना, इसके लिए ये स्टार हमारा ए हो गया, रेड के लिए बी हो गया एंड येलो के लिए सी हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि जिस स्टार का कलर रेड ऑब्जर्व हो रहा है हमें, है ना, जिस स्टार का कलर हमें रेड ऑब्जर्व हो रहा है उससे निकलने वाली रेडिएशन की मैक्सिमम जो इंटेंसिटी जिस वेव की, क्योंकि वो रेड है तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण स्टार बी का टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली कंक्लूड कर सकता हूं कि टेम्परेचर ऑफ स्टार बी शुड बी मिनिमम। अब यहां पर सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ है हमारी ब्लू की। और ब्लू कौन से स्टार से निकल रहा है, स्टार ए से निकल रहा है। तो क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ स्टार ए की है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी स्टार ए की होनी चाहिए। तो टेम्परेचर ऑफ स्टार ए शुड बी मैक्सिमम। तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। और बाकी जो हमारा सी है उसका टेम्परेचर ए से छोटा होगा, बी से बड़ा होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से है। अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस to 80 degree Celsius in T minutes when the room temperature is 20 degree Celsius. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius at a room temperature same at 20 degree Celsius each. All right. ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे पहले भी काफी सवाल आए जिनको मैंने हर बार आपको काफी डिटेल में सॉल्व करना सिखाया। इस सवाल को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल आ गया होगा और आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग गिव्स अस द रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग मतलब एक बॉडी के टेम्परेचर में कितना डिक्रीमेंट आया कितने समय में, उस रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो अब अगर किसी मान लो बॉडी का टेम्परेचर T1 है एंड T1 टेम्परेचर से बॉडी कूल डाउन होते होते मान लो टेम्परेचर हो गया T2 इन टाइम T, देन द रेट ऑफ कूलिंग विल बी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T। तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, डिक्रीज हो गया, देन डिक्रीमेंटेड वैल्यू टेम्परेचर की कितनी हो जाएगी, इट विल बी T1 माइनस T2। और इस डिक्रीमेंटेड वैल्यू के लिए जो लगा हुआ समय है वो है T। तो T1 माइनस T2 अपॉन T को हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, जिसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है अ कांस्टेंट K टाइम्स T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जिसे हम सिंबल T0 से शो करेंगे, है ना। और ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम तब लगाते हैं बेसिकली जब बॉडी एंड सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो फर्क है वो स्मॉल हो, है ना। एक बात आपको बिल्कुल ये भी याद रखनी चाहिए क्योंकि हालांकि इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, बट आप बिल्कुल याद रखिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब बॉडी एंड सराउंडिंग के टेम्परेचर का फर्क बहुत बड़ा ना हो, मतलब 500-700 डिग्री सेल्सियस का फर्क नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए।
और उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जो कि इस केस के लिए एप्लीकेबल है। तो नाउ T1 की जगह में मैं फर्स्ट केस के लिए लिख सकता हूँ 90, T2 की वैल्यू हो जाएगी 80, देन T1 माइनस T2 विल बिकम 90 माइनस 80 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू हमें T गिवन है इक्वल टू K टाइम्स। अब मुझे करना है T1 प्लस T2 बाई 2, तो T1 की वैल्यू 90, T2 की वैल्यू 80, दोनों को सम करूंगा तो होगा 170, 170 बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 85 माइनस T0 मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20, तो यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन के लिए मैं सिमिलरली एक इक्वेशन और लिखता हूँ और फिर उन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके फाइनली जो मुझे पूछा गया मैं निकाल लूंगा। तो सेकंड केस के लिए मेरा टेम्परेचर हुआ 80 से लेकर के 60, तो जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू है टेम्परेचर की वो हो जाएगी 80 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, अब बोलता है कि कितना टाइम लगेगा, तो इस टाइम को मैं टी डैश ले लेता हूं, है ना। टी डैश के थ्रू हम सेकंड केस के टाइम को फाइंड आउट करेंगे, विल बी इक्वल टू सेम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू, अब अगर मैं T1 प्लस T2 बाई 2 करूं इस फॉर्मूले की मदद से, देन 80 प्लस 60 विल बिकम 140, 140 बाई 2 विल बिकम 70 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी 20 लेने को कहा गया तो 20 सेम रहेगा एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अगर देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में दो अननोन है, पहला अननोन K है, दूसरा अननोन मेरा T डैश है। T तो मुझे गिवन था और अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो K और K आपस में एलिमिनेट होकर के हमको फट से आंसर मिल जाएगा, तो वही कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपको दो इक्वेशंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, क्या करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। तो जो फाइंड आउट आप करना चाह रहे हो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि किस प्रोसेस के थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कौन सा प्रोसेस आपको, कौन सा एरिथमेटिक ऑपरेशन आपको आंसर दे सकता है। और क्योंकि मुझे K की जरूरत नहीं है तो डिवाइड करते K एलिमिनेट हो जाना था, तो मुझको आंसर बहुत तुरंत मिल जाएगा। तो डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा LHS में 10 बाई टी डिवाइडेड बाई 20 बाई टी डैश, 10 बाई टी डिवाइडेड बाई 20 बाई टी डैश। तो डिवीजन को मल्टीप्लाई करूंगा तो टी डैश बाई 20 हो जाएगा, 20 बाई टी डैश का रेसिप्रोकल होकर के। तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे LHS में 10 अपॉन टी इंटू टी डैश अपॉन 20। परफेक्ट, ये मुझे LHS में मिलने वाला है। RHS में क्या मिलेगा, तो K और K तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 85 माइनस 20 विल बिकम 65 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 20 विल बिकम 50, और इसे रिड्यूस करूं 5 से तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 10, 5 से मैंने रिड्यूस कर दिया, ये 0 0 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली मुझे मिल जाएगा टी डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर मुझे 2t RHS की तरफ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो 2t मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 13 इंटू 2t डिवाइडेड बाई 10, 2 बाई 10 को भी लिख सकता हूँ 1 बाई 5। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13t अपॉन 5। तो डेफिनेटली 13 अपॉन 5 इंटू टी, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है जो कि दिया हुआ भी है ना। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो यहाँ पर कॉलम 1 में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है एंड इनके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर 4 फॉर्मूले गिवन है और हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं। कॉलम 1 की पहली स्टेटमेंट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। किसी भी गैस मॉलिक्यूल के रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन मॉलिकुलर मास, और इसीलिए इसमें अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो Q होगा हमारा करेक्ट होगा, तो A का Q करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो A का Q होगा तो या तो ऑप्शन 3 करेक्ट है या तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। प्रेशर एक्जेटेड बाय आइडियल गैस, तो हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो फॉर्मूला होगा जो प्रेशर के लिए यूज किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो P वाला जो एक्सप्रेशन है 1/3 N इंटू एम इंटू वी बार स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन को हम प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि B का जो आंसर होगा वो P होगा। ये एक्सप्रेशन प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं और इस एक्सप्रेशन को मैं आपको प्रेशर में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम था तब मैं इसको आपको प्रेशर में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। ध्यान से सुनिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा यहां पर हमें दिया है 1/3 NM V बार स्क्वायर। तो यहां पर जो V बार है ये बेसिकली रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही है। V बार से हम शो करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड को, तो V बार मेरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो ये N है ये नंबर ऑफ मोल नहीं है,
ये यहाँ पर नंबर डेंसिटी है। एक्चुअली क्वेश्चन में ना हमको कौन सा सिंबल किस चीज को शो कर रहा है वो हमें बताया गया नहीं है, जो कि बताया जाना चाहिए था। हमें ये बताया बिल्कुल जाना चाहिए था कि स्मॉल एन से हम बेसिकली उस एक्सप्रेशन में क्या शो कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे जानकारी है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को शो नहीं कर रहा, यहाँ पर एन शो कर रहा है नंबर डेंसिटी को। यहाँ पर एन नंबर डेंसिटी को शो कर रहा है, जो कि क्या होता है, नंबर डेंसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर एक कंटेनर में फिल्ड गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की संख्या से वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं, मिलने वाली क्वांटिटी नंबर डेंसिटी कहलाती है। और इस एक्सप्रेशन में एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये है नंबर डेंसिटी, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम की भी बात मैं बता दूं, स्मॉल एम है आपका मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मास को हम स्मॉल एम से शो कर रहे हैं। मास ऑफ मॉलिक्यूल हो गया हमारा कौन, मास ऑफ मॉलिक्यूल हो गया हमारा स्मॉल एम, और हर मॉलिक्यूल के मास को हम स्मॉल एम से शो कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। सो 1/3। अब मैं एन की जगह में क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। नाउ अब स्मॉल एम को अपनी जगह पर रहने देते हैं, और हम जानते हैं रूट मीन स्क्वायर, स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है √3RT अपॉन मॉलिकुलर मास, जो कि रहने दिया जाए, स्क्वायर अपनी जगह पर है। नाउ 1/3 NM अपॉन V इंटू रूट स्क्वायर के कारण हट जाएगा और मिल जाएगा मुझे 3RT अपॉन मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर स्मॉल m से मैं हर मॉलिक्यूल के मास को शो कर रहा हूं एंड n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल के मास से अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे गैस की टोटल मास मिल जाएगी। आई विल हैव द टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय V इंटू एम नॉट इंटू RT अपनी जगह पर है। नाउ इसे मैं लिख सकता हूं क्या, तो टोटल मास अपॉन मॉलिकुलर मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं एक सिंबल चाहता हूं, और क्योंकि स्मॉल एन ऑलरेडी यूज किया गया था, तो मैं अपने एक्सप्रेशन के लिए यहां पर m अपॉन एम नॉट, जो कि मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, उसके लिए मैं सिंबल को यूज कर लेता हूं। एक सिंबल यूज कर लेते हैं अपन, कोई भी एक सिंबल यूज करना चाहिए। मैं x यूज कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर x के थ्रू टोटल मास अपॉन मॉलिकुलर मास को शो कर रहा हूं, जो कि मेरा नंबर ऑफ मोल्स है। RT अपनी जगह पर है, वॉल्यूम V भी अपनी जगह पर है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं ये कौन सा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन से आपको जो मिलेगा वो प्रेशर ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से अगर मैं आपको प्रेशर का एक्सप्रेशन पूछूं तो क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। और अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पर XRT बाई V है, यहाँ पर मेरा nRT बाई V है, यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स को शो करते हैं, यहाँ पर मैंने x के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स को शो किया हुआ है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस केस में P का हो जाएगा P। तो B का P हमारे ऑप्शन 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो भी चुका है। बट मैं अदर दो फॉर्मूले भी यहाँ पर आपको समझा दूं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो किसी भी मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बेसिकली 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर ही होता है। और यहाँ पर एक्चुअली कौन से काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है ये ऑब्वियसली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। किसी भी गैस मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, भले वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर मैं उसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, देन फॉर एवरी मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। एंड ऑब्वियसली इस केस में हमारा सी का एस आंसर हो जाएगा। एंड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस, तो हम जानते हैं फॉर ईच मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो हाफ RT होती है। तो 1 मोल के लिए हाफ RT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और क्योंकि डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स हो जाएगा। एंड ऑब्वियस बात है कि इस केस में जो डी का आंसर होगा वो R होगा। एंड परफेक्टली हमारा 4th ऑप्शन मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से है। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो। दोज प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3 and 4 each. ऑलराइट, मैं आपको सवाल समझाता हूं। यहां पर हमें 4 प्रोसेसेस के लिए 4 कर्व गिवन है,
और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कर्व एडियाबेटिक प्रोसेस को शो करेगा। तो बहुत आसान है, और इस सवाल को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, और उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्विकली दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको चारों कर्व के लिए ही क्या क्या प्रोसेस होगा मैं समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कर्व वन की। तो कर्व वन के दौरान अगर हम देखें तो वॉल्यूम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस कौन सा होगा, हमारा कौन सा प्रोसेस होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में? ऑब्वियसली होगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसलिए हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब अगर मैं यहां पर आपको कर्व फोर के रिगार्डिंग पूछूं, तो कर्व फोर्थ के दौरान, फोर जो हमारा कर्व है, इस दौरान वॉल्यूम में तो चेंज है बट प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। एंड कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो कौन सा प्रोसेस होगा? ऑब्वियसली ये आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। अब अगर हमारे मन में कोई भी डाउट है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो कर्व 2 एंड 3 के रिगार्डिंग ही हो सकती है। कर्व 1 एंड कर्व 4 तो क्रिस्टल क्लियर था कि ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है और ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो हमें बताना है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जो भी हमारे मन में कंफ्यूजन है भी अगर, या अगर आता भी है, तो कर्व 2 एंड कर्व 3 के रिगार्डिंग हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन, यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों ही केसेस में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है। और ये बात मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझाया हुआ है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व होता है वो एडियाबेटिक के ऊपर होता है, या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है वो आइसोथर्मल के नीचे होता है। इसका ये मतलब है कि कर्व 2 डेफिनेटली कौन सा प्रोसेस का होना चाहिए? इट हैज टू बी एडियाबेटिक। एंड कर्व 3 क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी आइसोथर्मल। बात मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व के जस्ट नीचे होता है, जस्ट नीचे होता है। एडियाबेटिक नीचे होता है, आइसोथर्मल ऊपर होता है। इन विच केस? इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अगर केस कॉन्ट्रेक्शन का हो, तो कॉन्ट्रेक्शन के केस में एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कर्व का जो ऑर्डर है वो रिवर्स होगा। उस केस में एडियाबेटिक प्रोसेस ऊपर हो जाती है, आइसोथर्मल प्रोसेस नीचे हो जाती है। और ऑलरेडी बात मैंने आपको सिखाई हुई है पहले के क्वेश्चन में, और आप बिल्कुल उसे रेफर करके याद रख लीजिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर आपके मन में ये भी डाउट है कि ऐसा क्यों है कि एडियाबेटिक का कर्व आइसोथर्मल के नीचे है, तो इसका जवाब हम बेसिकली इन दोनों प्रोसेसेस के स्लोप की मदद से दे सकते हैं। आपको बिल्कुल मैं बता दूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है -p/v, है ना। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है -γ-p/v। और आपको बिल्कुल ये दोनों बातें भी याद रखनी चाहिए। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस किसी भी पॉइंट में स्लोप की वैल्यू होगी -p/v, एंड इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस किसी भी पॉइंट में स्लोप की वैल्यू होती है -γ-p/v। एंड जो गामा होता है इट इज बेसिकली एटोमिसिटी और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, जो कि Cp/Cv होता है। और हमने देखा कि हर तरह की गैस के लिए, वो अगर मोनोएटोमिक हो, डायटोमिक हो, पॉलीएटोमिक हो, हर तरह की गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ये चीज़ हम जानते हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मैं स्लोप के न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप की वैल्यू से ज़्यादा है। मैं यहाँ पर माइनस साइन को लेकर के वरीड नहीं हूँ, माइनस साइन बस इतना ही बता रहा है कि जिस पॉइंट में भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने के दौरान, तब वो टेंजेंट वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा दैट विल बी मोर देन 90 डिग्री। मीन्स जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि किसी भी पॉइंट में बनने वाला टेंजेंट वॉल्यूम एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगा इट शुड बी मोर देन 90 डिग्री। तो स्लोप नेगेटिव है, बात तो ठीक है, क्लियर है। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैं माइनस साइन को लेकर के यहाँ वरीड नहीं हूँ। तो देखा जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू के मामले में एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप की वैल्यू से ज़्यादा है। और इसीलिए जब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के कर्व में एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस टेंजेंट का वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल होगा इट विल बी क्लोजर टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ज़्यादा क्लोज होगा। जिस कर्व के लिए स्लोप की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, वो जितनी बड़ी होगी उसका टेंजेंट, उस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट 90 डिग्री के क्लोज में एंगल फॉर्म करेगा, जो यहाँ पर कर्व में भी मैं आपको विजिबल करवा सकता हूँ और मैं करवा के दिखाता हूँ। तो देखिए ये मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इस पॉइंट में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस वे में मेरा टेंजेंट बनेगा, परफेक्ट।
और अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में एक इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट के लिए मैं कलर बदल देता हूं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं और मैं कलर यहाँ पर ले लेता हूं येलो, है ना। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो देखिए टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। येलो शायद आपको क्लियरली विजिबल ना हो, तो मैं रेड ही ले लेता हूं। तो मैं रेड कलर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री के ज़्यादा क्लोज है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं ये 90 के ज़्यादा क्लोज होगा और ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा दूर है। तो जितना एंगल 90 के क्लोज होगा, टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू उतनी ज़्यादा न्यूमेरिकली बड़ी होगी। तो क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, पॉइंट पे डेवलप होने वाला जो टेंजेंट है वो जो एंगल मेंटेन करेगा वॉल्यूम एक्सिस के साथ, दैट शुड बी नियरर टू 90 डिग्री। और इसीलिए हम कहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है आइसोथर्मल के नीचे होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही एंगल 90 से ज़्यादा हैं। इसका ये मतलब है कि जो स्लोप tan थीटा की वैल्यू होगी इट शुड बी नेगेटिव, और इसलिए यहाँ पर स्लोप नेगेटिव आता है। मैं समझता हूँ इतनी बातें एकदम अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन 4.5 kg वाटर एट STP इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश अवे इज ऑल राइट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि सब्सटेंस या किसी भी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। क्या क्या स्टेट्स होते हैं? गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी वीक होते हैं। एंड अगर हम बात करें गैसेस के केस में, तो गैसेस के केस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है रिपल्सिव नेचर का होता है। मतलब हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, वो रिपेल होकर के एक फाइनाइट दूरी मेंटेन कर रहे होते हैं, ऐसा मान करके चलते हैं। और यहाँ पर क्या बोला है कि वाटर के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वैनिश अवे कर गया। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैं जीरो मान करके चल रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ, इसका ये मतलब रहा कि यहाँ पर मेरे पास अब वाटर नहीं होना चाहिए, मेरे पास कौन होना चाहिए? मेरे पास स्टीम होनी चाहिए। वाटर मेरा गैस स्टेट में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, इसका ये मतलब है कि लिक्विड स्टेट में डेफिनेटली दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तब डेफिनेटली वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होगा। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है। तो डेफिनेटली आप वाटर की कौन सी स्टेट की यहां पर चर्चा करेंगे? तो क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो चुका है। और अब जो स्टीम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन नहीं है, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। और मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन में जो वाटर है वो गैस स्टेट में है। मैं समझता हूं इतनी बात क्लियर है। अब हम ये भी जानते हैं एट STP 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। ये बात आपको केमिस्ट्री में जनरली सिखाई जाती है कि ईच मोल ऑफ गैस एट STP ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। हम ये जानते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन ये देख लेते हैं कि 4.5 kg वाटर में कितना मोल आएगा, है ना। आगे हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकालूं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझको टोटल मास के साथ मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा, यही तो फॉर्मूला है। तो टोटल मास की वैल्यू हमें गिवन है 4.5 kg, और इससे मैं वाटर के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देता हूँ। वाटर का फॉर्मूला है H2O, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 18 ग्राम आ रही है, तो ये लिख दूंगा मैं 18 × 10⁻³ किलोग्राम। तो ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हो गई। इतनी बात हमको समझनी चाहिए। अगर हम चाहें तो 3 से रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, 10⁻³ को न्यूमरेटर में ले लेता हूँ, एंड 4.5 × 10⁻³ विल बिकम 4500 डिवाइडेड बाई 18। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 से रिड्यूस करता हूँ। तो 3 से रिड्यूस करने से ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1500, डिनोमिनेटर में मिलने वाला है मुझको 6। और फर्दर अगर इसको मैं 3 से भी रिड्यूस हो रहा है, 3 से अगर मैं रिड्यूस करूँ तो कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 500/2, एंड फाइनली ये हो जाएगा हमारा 250। तो 250 मोल्स हमारा वाटर हमें गिवन है। अब हमने क्या कहा? STP में 1 मोल ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर।
तो मेरे पास कितना मोल है, 250 मोल है। तो 250 मोल्स मिलकर के कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे, तो ऑब्वियसली 22.4 इंटू 250 करना चाहिए और लीटर मेरी यूनिट रह जाएगी। बट यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो मुझे मीटर क्यूब में गिवन है। तो मैं आपको बता दूं कि लीटर एंड मीटर क्यूब में क्या रिश्ता है, तो बिल्कुल याद रखना आप एकदम, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपको याद रखना चाहिए, जिसे मैं 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं। एंड मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ मीटर क्यूब। अब बिल्कुल याद रखेंगे 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर क्यूब, जो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो मैं लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ डेसिमल के बाद एक डिजिट और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 0 है, तो डेफिनेटली कैंसिल कर देता हूँ मैं 0 को डेसिमल हटाने के लिए। अब यहाँ पर बचा 25, तो 25 इंटू 4 विल बिकम 100, कैरी विल बी 10, 25 इंटू 2 विल बी 50, 50 प्लस 10 विल बी 60, 0 आकर के 6 कैरी हो गया, 25 2 जा, अब कितना हो गया मेरा फिर से 50, 50 प्लस 6 की वैल्यू हो जाएगी 56, तो ये वैल्यू मेरी 5600 आ रही है। इंटू 10⁻³ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 5.6 इंटू, और 5.6 ही आ रहा है मेरी वैल्यू, जो आ रही है 5.6 मीटर क्यूब आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर 5.6 मीटर क्यूब हो गया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस केस में जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, वो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है। अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट अ टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। ऑल राइट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को निकालने का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1, एंड परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं। ये चीज हमको पता होनी चाहिए और हमें है भी। तो नाउ यहाँ पर T1 क्या होता है, T1 होता है हमारे सोर्स का टेम्परेचर, एंड T2 होता है हमारा सिंक का टेम्परेचर जो हमें बताना है। और यहाँ पर टेम्परेचर की जो वैल्यूज होंगी वो हमें केल्विन में पुट करनी होती है। तो ईटा की जगह मैं पुट कर देता हूँ 50 इक्वल टू T1 मुझे केल्विन में चाहिए, और इसके लिए यहाँ पर मुझे 273 ऐड करना पड़ेगा। तो 273 ऐड करने से वैल्यू हो जाएगी 600 केल्विन। तो हो जाएगा 600 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100। नाउ दो जीरोज कैंसिल हो गए। फाइनली मैं 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50 के साथ, तो हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 600 माइनस T2। तो फाइनली T2 की वैल्यू हो जाएगी 600 माइनस 300, दैट इज 300 केल्विन। और अगर मैं इस वैल्यू को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करूं, इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए, जो कि है भी, है ना। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, to what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times। ऑल राइट, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। हमें कहा गया है कि गैस है जिसके टेम्परेचर की वैल्यू -50 डिग्री सेल्सियस है, तो कितने टेम्परेचर तक हमें गैस को हीट करना पड़ेगा सच दैट उसके RMS स्पीड की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट है वो 3 टाइम्स हो जाए। तो अगर इंक्रीमेंट 3 टाइम्स हो गया तो फाइनल वैल्यू RMS स्पीड की कितनी हो जाएगी, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है, जो इंक्रीमेंट किया गया है, वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू इनिशियल RMS स्पीड का 3 टाइम्स है ना। जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो इनिशियल केस में -50 डिग्री सेल्सियस के केस में जो हमारे RMS स्पीड की थी, उस वैल्यू का 3 टाइम्स इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है 3 टाइम्स, एंड इनिशियल वैल्यू से ऐड करूंगा तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी RMS स्पीड की, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो अगर शुरुआत में मैं RMS स्पीड की वैल्यू को V1 ले लूं एंड सेकेंड केस में V2 ले लूं, तो V2 की वैल्यू डेफिनेटली 4 टाइम्स ऑफ V1 होगी। इतना आपको समझना चाहिए, है ना। सवाल साफ साफ कह रहा है टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू है, और इसीलिए इंक्रीमेंटेड वैल्यू 3V1 होगी और फाइनल वैल्यू 3V1 प्लस V1 4V1 हो जाएगी, जो हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब RMS स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या है? RMS स्पीड को निकालने का फॉर्मूला है V इक्वल टू √3 RT अपॉन मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट है जरूर,
बट गैस को नहीं बदला गया है, इसका मतलब एम नॉट एंड आर कांस्टेंट रहेंगे और v की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो गया। तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं दैट v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2। मैं कॉमन रूट यहां पर ले लिया हूं एंड v1 बाई v2 की वैल्यू रूट t1 अपॉन रूट t2 होनी चाहिए और रूट t1 अपॉन t2 भी लिख सकते हैं, कॉमन रूट भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है हमें वो सेल्सियस में पुट नहीं करनी है, हमें पुट करनी होगी केल्विन में, और इसीलिए मुझे इस -50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझको -50 से ऐड करना पड़ेगा 273 और ऐड करने से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 223 केल्विन और यही मेरी T1 की वैल्यू है, T2 मुझे बताना है। तो फाइनली V1 की जगह में मैं V1 ही रहने देता हूँ, V2 की जगह में मैं लिख देता हूँ 4V1 इक्वल टू रूट T1 की जगह में 223 T2 बताना चाहते हैं। नाउ अब अगर हम देखें तो LHS में V1 V1 आपस में रिड्यूस हो रहे हैं एंड रूट हटाने के लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो 1/4 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/16 दैट इक्वल्स टू 223 डिवाइडेड बाई T2। तो फाइनली T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच विल बी 223 इंटू 16 और मल्टीप्लाई करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 16 3 जा इज 48, तो यहाँ पर 8 आ गया, कैरी इज 4, 16 2 जा इज 32, 32 प्लस 4 इज 36, कैरी इज 3, 16 2 जा 32 प्लस 3 इज 35। तो इतना केल्विन 3568 केल्विन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें इतना केल्विन में कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आंसर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है और इसीलिए इसे मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे -273 करना पड़ेगा और इससे फाइनली वैल्यू मुझे मिल जाएगी डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमको 273 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। सो 8 - 3 विल बी 5, 6 और यहाँ 7 है तो कैरी लूंगा तो 16 हो जाएगा, 16 - 7 विल बी 9, तो यहाँ पर बचेगा 4, 4 - 2 विल बी 2 और यहाँ पर 3 बचने वाला है। तो आंसर हमारा 3295 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 3295 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बस ध्यान ये रखने वाली बात थी कि आरएमएस स्पीड की वैल्यू इनिशियल आरएमएस स्पीड का 3 टाइम्स नहीं किया गया, इंक्रीमेंट 3 टाइम्स किया गया था एंड इसीलिए जो फाइनल वैल्यू थी वो इनिशियल का 4 टाइम्स हो गई थी, है ना। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है। फॉर द गिवन साइकिल द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस इज, ऑल राइट, यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के केस में कितना वर्क डन हुआ है हमें ये बताना है। हमें साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर ग्राफ में गिवन जरूर है बट हमें यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है आइसोबारिक प्रोसेस में हुए वर्क से। तो इसके लिए यहाँ पर अगर मैं पूछूं आइसोबारिक प्रोसेस कौन से पॉइंट से लेकर के कौन से पॉइंट तक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर हमें ए से लेकर के बी तक ऑब्जर्व हो रहा है। ये वाला जो आप कर्व देख रहे हो, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट आवर आइसोबारिक प्रोसेस और इस प्रोसेस के लिए वर्क पूछा गया है। तो यहाँ पर ग्राफ किसके किसके बीच में है, ग्राफ हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में गिवन है और हम जानते हैं एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिव्स वर्क डन, वर्क इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ये बात हमने कई बार आपसे कही और ये बात को यहाँ पर भी आपको लागू करना है। और क्योंकि मुझे सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क बताना था तो कर्व ए बी के नीचे का जो टोटल एरिया होगा विद द वॉल्यूम एक्सिस हमें बस उतनी निकालनी होगी। तो मुझे कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, मुझे ये वाले एरिया में इंटरेस्ट है, मुझे इस पूरे एरिया में इंटरेस्ट है और ये पूरा एरिया का जो भी वैल्यू आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर फाइनली आने वाला है। दिस विल बी इक्वल टू, तो ये मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गया मेरा 1 to 3 है ना, 1 to 3 मेरी लेंथ हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 दैट इज 2। तो मेरी वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 2 मीटर क्यूब। एंड अगर मैं बात करूं ब्रेड्थ की तो मुझे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाना है, तो ऑब्वियसली 0 से लेकर के मुझको 3 × 10⁻² तक जाना है। तो मेरे प्रेशर की वैल्यू हो गई यहाँ पर और मेरी ब्रेड्थ की वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पर 3 × 10⁻²। ये यूनिट हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और ये मीटर क्यूब में है, तो डेफिनेटली दोनों एसआई सिस्टम में है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो जूल में आएगा, एसआई यूनिट हमारी वर्क की हो जाएगी जूल। और फाइनली ये हो गया मेरा 600 जूल।
तो मैं 600 जूल के साथ आगे बढ़ूंगा और इसीलिए ऑप्शन 2 मैं चूज करूंगा और ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है। द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब contains 0.2 mole of hydrogen gas and 0.3 mole of argon gas. The pressure of the system at temperature 200 Kelvin will be, R की वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो तरह की गैसेस हैं, एक तो डायटोमिक हाइड्रोजन गैस है, एक मोनो एटोमिक आर्गन गैस है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 0.2 है, आर्गन के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 0.3 है। और हमें ये बताना है कि उस केस में इस सिस्टम ने, ये जो हमारे गैस का मिक्सचर है, इसने टोटल कितना प्रेशर एग्जर्ट किया होगा एट टेम्परेचर 200 केल्विन। तो यहाँ पर मुझे कौन से रूल को यूज करना चाहिए? तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम यहाँ पर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज कर सकते हैं, जो कि कहता है कि किसी भी कंटेनर में अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो हर गैस, उसमें जो भी शामिल गैस है, वो इंडिविजुअली अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी और वहां पर जो नेट प्रेशर की वैल्यू होगी, जो टोटल प्रेशर की वैल्यू होगी, वो ईच गैस के द्वारा डेवलप या फिर डिलीवर या फिर एग्जिट किए जाने वाले प्रेशर के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टोटल दो गैसेस हैं और इसीलिए यहाँ पर दोनों ही गैसेस जितना जितना प्रेशर एग्जिट करेंगी, उन दोनों प्रेशर का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही मेरे सिस्टम का या फिर मिक्सचर का प्रेशर होगा। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि नेट प्रेशर P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, जहां पर P1 हम ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया है एंड P2 ये मान लेते हैं जो हमारे आर्गन गैस ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया है। तो अगर मैं इंडिविजुअली उस कंटेनर में गिवन डेटा को यूज करके हाइड्रोजन गैस के लिए क्या प्रेशर होगा निकाल लूं, सिमिलर वे में आर्गन गैस के लिए क्या प्रेशर होगा निकाल लूं, तो उन दोनों के प्रेशर का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही हमारे टोटल प्रेशर की वैल्यू होगी। और इसी को ही हम कहते हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर एक गैस और होती तो उसके लिए भी मैं प्रेशर को ऐड कर देता, एक और होती तो उसके लिए भी मैं प्रेशर को ऐड कर लेता, और इस वे में हम डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो नाउ अब P1 एंड P2 की वैल्यू को निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होती है PV इक्वल टू nRT। तो P की वैल्यू हो जाएगी nRT बाई V। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ N1RT बाई V। नाउ यहाँ पर मैंने N1 लिखा सब्सक्रिप्ट में, मतलब 1 लिया है, बट T एंड V में कोई सब्सक्रिप्ट नहीं ले रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि उस मिक्सचर के टेम्परेचर की वैल्यू 200 केल्विन है। मतलब ये है कि हाइड्रोजन एंड आर्गन दोनों के टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, और क्योंकि दोनों सेम कंटेनर में है तो दोनों की वॉल्यूम की वैल्यू भी सेम होगी, और इसलिए यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। अदरवाइज देखा जाए तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों गैसेस की सेम है। प्लस P2 के लिए मैं लिख देता हूँ N2RT अपॉन V, है ना। तो यहाँ पर T एंड V दोनों के लिए कॉमन है, N1 N2 डिफरेंट होंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो RT बाई V को कॉमन भी ले सकता हूँ, और RT बाई V को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा N1 प्लस N2। सारी वैल्यूज मालूम है, पुट करते हैं आंसर। तो R की वैल्यू यहाँ पर मुझे 8.3 लेने को बोला गया है, T की वैल्यू हमें 200 केल्विन गिवन है। नाउ वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू N1 प्लस N2। तो 0.2 प्लस 0.3 विल बिकम 0.5। 0.5 यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है। तो 200 आपस में कैंसिल हो गए, 10 टू द पावर -6 न्यूमरेटर में आकर के 10 टू द पावर +6 हो जाएगा। अब मुझे 8.3 इंटू 0.5 करना है, जिसकी वैल्यू 4.15 आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन के बाद, और 10 टू द पावर -6 न्यूमरेटर में हो जाएगा 10 टू द पावर +6। और क्योंकि यहाँ पर मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ तो प्रेशर की SI यूनिट पास्कल होती है। तो फाइनली आंसर 4.15 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ना। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया होगा, है ना। मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो डिस्क्राइब किया आपको डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। ऑल राइट, यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCDA, एंड हमें बोला वर्क बताओ अलोंग द पाथ BC। तो मुझे सिर्फ B से लेकर के C तक के वर्क की वैल्यू बतानी है। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारी वॉल्यूम है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वॉल्यूम है ना, दिस इज आवर वॉल्यूम। और इस केस में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोसेस जो BC है ये कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस BC कौन सा प्रोसेस है, तो BC हमारे डेफिनेटली यहाँ पर वॉल्यूम है, ना तो डिक्रीमेंट है ना तो इंक्रीमेंट है,
ऑब्वियसली ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क की वैल्यू कितनी होती है, वर्क की वैल्यू होती है 0, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में ना तो एक्सपेंशन है ना तो कॉन्ट्रैक्शन है, तो भैया वर्क होगा कैसे, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 होता है, हम जानते हैं, और इसलिए आंसर 0 हो गया। हमें साइक्लिक प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं पूछा गया था, हमें सिर्फ पाथ बीसी के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो हमने पाथ बीसी की स्टडी की और आंसर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टीवी कप्स of an ideal gas where T is the temperature and V the volume at three pressures P1, P2 and P3 compared with those of Charles' law represented as dotted lines. Then the correct relation is, all right, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमें टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व गिवन है एक गैस का, 3 अलग अलग प्रेशर P1, P2 एंड P3 में, और हमें ये बताना है कि इन तीनों प्रेशर्स में क्या रिलेशनशिप होगा, कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर होगा, हमें बताना है। तो देखिए हम बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। अच्छा, अभी आपको चाहिए किसकी वैल्यू, आपको चाहिए प्रेशर की वैल्यू। आप प्रेशर को जज करना चाहते हैं तो प्रेशर को मैं LHS में रखता हूँ एंड V को मैं RHS की तरफ ट्रांसफर करता हूँ, जो कि हो जाएगा nRT बाई V। और यहां पर मैं कह सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई V, है ना, क्योंकि NR तो कांस्टेंट रहेगा। तो जिस पर्टिकुलर कर्व के T बाई V की वैल्यू बड़ी होगी, डेफिनेटली उस पर्टिकुलर केस में प्रेशर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। जिस कर्व का T बाई V बड़ा होगा, उस कर्व के दौरान प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जज करना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर मैं यहां पर ये पूछूं कि T बाई V हमें देगा क्या यहां पर, तो यहां पर T बाई V डेफिनेटली क्या है हमारी, दिस इज द स्लोप। हम जानते हैं दैट dy बाई डी एक्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन थीटा होता है, एंड टेन थीटा को हम कहते हैं स्लोप। तो ऑब्वियसली इस केस में T बाई V जो हमें देने वाला है वो स्लोप देने वाला है। जिस केस में स्लोप सबसे बड़ा होगा उस केस में प्रेशर सबसे बड़ा होगा, और जिस केस में स्लोप सबसे छोटा होगा उस केस में प्रेशर भी सबसे छोटा होगा। एंड स्लोप बेसिकली होता है क्या है, स्लोप होता है टेन थीटा, और इसीलिए थीटा जिस केस में सबसे बड़ा होगा उस केस में प्रेशर सबसे बड़ी होगी। और अब जज करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो देखिएगा यहां पर मैंने वॉल्यूम एक्सिस के साथ तीनों डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल फॉर्म होने वाला है ये सबसे बड़ा है, इसमें रिलेटिवली छोटा है, इसमें सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा एंगल क्योंकि P1 वाले केस में है, तो सबसे ज्यादा टेन थीटा की वैल्यू हमारे P1 वाले केस में आएगी, मींस P1 सबसे बड़ा है एंड P3 सबसे छोटा है। P1 सबसे बड़ा, P3 सबसे छोटा। ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। ये बात कंक्लूड करना बहुत आसान था कि P की वैल्यू T बाई V रेशियो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, P की वैल्यू T बाई V रेशियो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और जिस केस में T बाई V की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उस केस में प्रेशर उतना बड़ा होगा। एंड T बाई V यहाँ पर कुछ और नहीं, स्लोप था, स्लोप टेन थीटा होता है। तो जिस केस में थीटा सबसे बड़ा उस केस में T बाई V सबसे बड़ा, उस केस में प्रेशर सबसे बड़ा। तो P1 के लिए क्योंकि थीटा सबसे बड़ा था, स्लोप सबसे बड़ी थी, तो P1 सबसे बड़ा है, P3 सबसे छोटा है ना। कंक्लूड करना आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है। A metallic bar of Young's modulus 0.5 into 10 to the power 11 Newton per meter square and coefficient of linear thermal expansion 10 to the power minus 5 per degree Celsius, length 1 meter and area of cross section 10 to the power minus 3 meter square is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without expansion or bending. The compressive force developed in it is, all right, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या किया गया, एक मेटेलिक बार थी और उस मेटेलिक बार को डेफिनेटली दोनों एंड्स में दो रिजिड सरफेस के बीच में रख दिया गया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब इसके टेम्परेचर को 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया गया, इसमें किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं आया। और हम जानते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इट जनरली एक्सपेंड्स, है ना, एक्सपेंशन होता है, हम जानते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन आने नहीं दिया गया, नाइदर यहाँ पर बेंडिंग भी नहीं हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं आया, तो डेफिनेटली रॉड मेरी दो रिजिड सरफेस के बीच में फंसी हुई होगी, और इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने के दौरान जो एक्सपेंशन आ भी रहा था वो एक्सपेंशन अपोज हुआ और यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं आया। और
इस रॉड के एक्सपेंशन को रोकने के लिए डेफिनेटली इन दोनों रिजिड सरफेसेस ने कंप्रेसिव फोर्स लगाया होगा, फोर्स का डेवलपमेंट हुआ होगा इन दोनों रिजिड सरफेसेस के थ्रू, और ये दोनों रिजिड सरफेसेस कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा करके रॉड के एक्सपेंशन को अपोज किए होंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स का डेवलपमेंट हुआ है, और वही फोर्स हमें बताना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, और ये हमारा फॉर्मूला है जो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सीखते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का यूज हो रहा है, हमको जो ध्यान रखनी चाहिए। अगेन हम एक बात और भी क्या जानते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन एल की वैल्यू होती है एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम थर्मल एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला सीखते हैं। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखिए, मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो मैं लिख सकता हूं एल इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं एल नॉट को एलएचएस की तरफ ले लेता हूं, देन एल माइनस एल नॉट विल बी चेंज इन लेंथ, जिसको मैं डेल्टा एल लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय, अगर इस एल नॉट को मैं डिनोमिनेटर में ले लूं तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, है ना, अल्फा डेल्टा टी हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एल आप देख रहे हैं, दिस इज आवर चेंज इन लेंथ, एंड एल नॉट मेरी इनिशियल लेंथ थी, एंड चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ को ही तो हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा डेल्टा टी आ गई। एंड फाइनली इस फॉर्मूले में अगर मैं डेल्टा एल बाई एल जो कि मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, सो यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनली इस फॉर्मूले से मैं एफ की वैल्यू तक पहुंच जाता हूं। तो फाइनली एफ बाई ए की वैल्यू हो जाएगी यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो फाइनली जो फोर्स की वैल्यू है इट विल बी गामा अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया। और अब अगर मैं इन सारे क्वांटिटीज की वैल्यू पुट कर दूं और सॉल्व कर दूं तो मुझे एक बार में आंसर मिल जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू अल्फा, जो कोफिशिएंट हमारा लीनियर एक्सपेंशन है इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -5। चेंज इन टेम्परेचर है हमारा 0 to 100 दैट इज 100। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया की मुझे जरूरत है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे 10 टू द पावर -3 गिवन है। सारी वैल्यू जो मालूम थी, बस सॉल्व करना बाकी रह गया। तो देखिए क्या मिलने वाला है, तो 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -5 इज 10 टू द पावर 6, 10 to the power 6 into 100 is 10 to the power 8, 10 to the power 8 into 10 to the power -3 is 10 to the power 5। तो फाइनली मुझे मिलने वाला है 0.5 into 10 to the power 5 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिख सकता हूँ 5 into 10 to the power 4 न्यूटन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 5 into 10 to the power 4 ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अब देखिए 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 को 50 इंटू 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते, कोई दो राय नहीं है इसमें। या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 को मैं 50 इंटू 10 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूं, और इसीलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। मैं समझता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मान लेते, अगर यहाँ पर मैं फ्रीली एक्सपेंड होने दिया होता, अगर मान लिया जाए ये दो रिजिड सर्फेसेस नहीं होती, रॉड को मैं जिन दो रिजिड सर्फेसेस के बीच में रखा हूं, अगर ये दो रिजिड सर्फेसेस नहीं होती और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रीली एक्सपेंड करती, कौन, हमारी रॉड हमारी फ्रीली एक्सपेंड करती। और उस दौरान क्योंकि फ्री एक्सपेंशन का केस होता तो फ्री एक्सपेंशन में कोई भी फोर्स नहीं होता, और उस केस में आंसर क्या होता, उस केस में आंसर 0 होता। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पर हम फ्रीली एक्सपेंड होने देते, अगर वहां एक्सपेंशन आता, तब इस केस में आंसर होता 0। यहां पर क्योंकि एक्सपेंशन आने नहीं दिया गया और एक्सपेंशन को रोका गया, तो उस एक्सपेंशन को रोकने के लिए कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है, और इसीलिए यहां पर आंसर हमें मिला। लेकिन अगर फ्री एक्सपेंशन का केस होता तो डेफिनेटली वहां पर फोर्स 0 होती, थर्मल स्ट्रेस भी 0 होता, थर्मल स्ट्रेन भी 0 होता, तब उस केस में आंसर हम 0 लेते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है। इवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as region R, assertion A. Houses made of concrete roofs overlaid with foam keep
द रूम हॉटर ड्यूरिंग द समर। देखिए बात सही है कि गलत है? एकदम गलत है ना। फोम है ना यहाँ पर, फोम तो एक इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर है। एंड नॉन कंडक्टर हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, वो हीट को ट्रांसमिट नहीं करते। जो नॉन कंडक्टर होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, वो हीट ट्रांसमिशन में पुअर होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर आपकी कंक्रीट रूफ के ऊपर अगर आप एक फोम की लेयर लगा देंगे, तब उस केस में डेफिनेटली जो फोम होगा वो हीट ट्रांसमिशन के प्रोसेस को क्या करेगा, स्लो करेगा, हीट ट्रांसमिट होने नहीं देगा, और उस दौरान जो रूम होगा वो ठंडा होगा। बट बोलता है कि हॉटर होगा, तो एकदम गलत कह रहा है। एसर्शन ए एकदम 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 गलत स्टेटमेंट है। अब रीजन आर की बात करते हैं। द लेयर ऑफ फोम इंसुलेशन प्रोहिबिट्स हीट ट्रांसफर एज इट कंटेन्स एयर पॉकेट्स। ये बात एकदम सही है। जो फोम है उसमें एयर पॉकेट्स होंगे, उसमें डेफिनेटली होल होते हैं, है ना, उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। और डेफिनेटली एयर भी क्या होता है, हीट का एक पुअर कंडक्टर है। एयर की भी अगर मैं बात करूं, एयर भी डेफिनेटली एक बैड कंडक्टर, एक पुअर कंडक्टर है। और इसीलिए यहाँ पर जो रीजन आर है वो बात एकदम सही है कि जो फोम है वो इंसुलेशन देगा, हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा, और इसलिए रीजन आर करेक्ट है। तो कहता है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एकदम गलत बात है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट आंसर है। 3/4 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीनिट 2024 क्वेश्चन है हमारा। वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है। मींस वाटर नीड्स 1 कैलोरी ऑफ हीट पर ग्राम टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैं एक बार फिर से कह दूं, वाटर नीड 1 कैलोरी ऑफ हीट पर ग्राम पर राइज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए यहाँ पर वाटर के लिए जो 1 कैलोरी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 कैलोरी जो हीट एनर्जी है पर ग्राम के लिए, वो बहुत बड़ी वैल्यू है। और क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, इसीलिए इसे एज ए कूलेंट यूज किया जा सकता है, क्योंकि जल्दी गर्म नहीं होता। आप वाटर को हीट सप्लाई करते भी हैं तो ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, और क्योंकि बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कूलेंट। अगर मैं बात करूं, मान लो आप कोई समुद्र के एरिया में जाते हैं, मान लो आप गोवा गए या फिर पुरी गए, तो पूरी बीचेस में या फिर गोवा बीच में क्या होगा, आप वहां पर जो रेत होती है ना, जो सैंड होता है, उस पर आप चल नहीं सकते दिन के समय में, बहुत गर्म होता है। लेकिन उसी समय में लोग पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तो दोपहर को 12, 1, 2 बजे लोग पानी में बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बट वो बिना चप्पल के रेत में चल नहीं सकते, क्योंकि जो सैंड है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी कम होती है, इसीलिए सैंड बहुत जल्दी गर्म होता है। लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी हाई है, इसके लिए वाटर को गर्म होने में समय लगने से ज्यादा हीट चाहिए, और इसीलिए वाटर को एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। समर में हम जानते हैं, समर में हम पानी के थ्रू ही अपनी डेफिनेटली पानी, जैसे मान लीजिए कोई वाटर पार्क हो गया या फिर मान लो किसी सी बीच चले गए, तो वहां पर डेफिनेटली हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि वाटर को एज ए कूलेंट ट्रीट किया जा सकता है, बिकॉज इट इज हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लो डेंसिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट, कोई बात करेक्ट नहीं है ना। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रीनिट 2024 से है। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय। ऑब्वियसली देखिए, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस स्टेट को बताने वाले 3 पैरामीटर हैं। कौन कौन है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के थ्रू ही किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, और वो स्टेट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का हो या फिर किसी अदर केस का भी हो, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो हम जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों की मदद लेते हैं। अदर क्वांटिटी के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करते, और इसलिए इसके इसमें आंसर क्या क्या होना चाहिए? पहला था प्रेशर, करेक्ट है।
टोटल हीट गलत बात है, टेम्परेचर करेक्ट है, वॉल्यूम करेक्ट है, वर्क डन इनकरेक्ट है ना। तो द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ए, सी एंड डी करेक्ट होनी चाहिए। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो क्या क्या आंसर होगा? ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी। ऑप्शन फोर्थ के साथ जाऊंगा मैं, एंड ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अ polyatomic gas of constant gamma equal to Cp by Cv is where Cp and Cv are the specific heat capacities of the gas at constant pressure and constant volume respectively. Very important question, highly conceptual question। एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं काफी डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगा इस सवाल को, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ये कहता है किसी भी गैस के पास जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ इक्वली डिवाइड होगी। मतलब मान लेते कि एक गैस है जिसके पास कुछ एनर्जी है और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मान लेते हैं एफ है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ जो उसकी एनर्जी होगी वो इक्वली डिवाइड होगी। अगर मैं न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू आपको इस बात को समझाऊं तो मान लेते हैं कि एक गैस के टोटल एनर्जी की वैल्यू 10 जूल है लेटस से, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ जो एनर्जी होगी वो 2 जूल 2 जूल 2 जूल 2 जूल एंड 2 जूल होगी। इसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन का मतलब इक्वल बंटवारा होना, इक्वली डिवाइड होना हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। अब अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक की, तो मोनो एटॉमिक के केस में हम जानते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वो होती है 3। फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है। दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सिस, है ना। तो तीनों एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन के कारण इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है। और यहाँ पर हम किसी भी तरह के रोटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस के केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नेग्लेक्ट करते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नेग्लेक्ट करने के कारण हम रोटेशनल मोड में काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर हम काउंट नहीं करते। अब अगर मैं बात करूँ डायटोमिक की, डायटोमिक के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 5 इज बेसिकली 3 + 2। यहाँ पर 3 होता है फॉर ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड 2 यहाँ पर हम रोटेशनल इफेक्ट के कारण यहाँ पर हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो मान लिया जाए ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और इस केस में ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट हो सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट हो सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ड्यू टू ट्रांसलेशन। अब मान लिया जाए मैं इस तरह से एक एक्सिस लूँ जो कि जेड एक्सिस है मान लो, तो जेड एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट हो सकता है, और जेड एक्सिस के अबाउट में इन दोनों ही एटम्स की कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, और इसीलिए जेड एक्सिस के अबाउट में मैं इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की काउंटिंग करूंगा। अब मान लिया जाए एक एक्सिस, मान लो यहाँ पर मैं वाई एक्सिस बना रहा हूँ जो कि इस पेन के अलोंग है, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है, और इस एक्सिस के अबाउट में भी अगर ये दोनों एटम्स रोटेट करते हैं, मींस मॉलिक्यूल रोटेट करता है, तो इस वाई एक्सिस के अबाउट में भी मैं डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की काउंटिंग करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल होता है या जो एटम्स यहाँ पर शामिल हैं उनके साइज नेग्लिजिबल हैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट में इन दोनों ही एटम्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी 0। हम जानते हैं एक पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पार्टिकल इज 0। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग बात करूं, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान करके चलता हूं, और एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग या एक्स एक्सिस के अबाउट इन दोनों एटम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी 0, और इसीलिए एक्स एक्सिस के अबाउट में मैं यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए आउट ऑफ 3 एक्सिस ओनली 2 एक्सिस के केस में ही मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ले सकता हूँ, तीसरी एक्सिस के अलोंग नहीं ले सकता, और इसीलिए यहाँ पर रोटेशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 लेते हैं, तो टोटल 3 + 2 हो गई 5। अब अगर यहाँ पर मान लिया जाए मैं वाइब्रेशनल इफेक्ट को कंसिडर करूं, तो वाइब्रेशनल इफेक्ट को कंसिडर करने के दौरान f की वैल्यू हो जाती है 7। मतलब फॉर ईच वाइब्रेशनल मोड
डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है, और ये 7 कैसे आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। अब मैं इसको आपको समझाता हूं कैसे। 3 ड्यू टू ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 2 ड्यू टू रोटेशन, जो कि इस केस के हिसाब से अलोंग जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। 1 ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना इंक्रीमेंट आया, 1 आया, क्योंकि इस केस में अगर मॉलिक्यूल्स के एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो वहां पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन अगर इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी में बदलाव आ रहा है, अगर मान लो मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना मतलब इसके दो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे मतलब उन दोनों एटम्स के जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो रही है, एटम कभी दूर जा रहे कभी पास आ रहे, और क्योंकि इनकी बीच की दूरी में बदलाव आ रहा है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी यूज करूंगा। मैं जानता हूं कि अगर दो चार्ज्ड पार्टिकल हैं Q1 Q2 एंड उनके बीच में दूरी r है, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है k Q1 Q2 बाई r। ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स के बीच में दूरी का बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी के कारण यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक इंक्रीमेंट और आता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7। तो इससे एक बात तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, और ये बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि वाइब्रेशनल मोड के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 इंक्रीमेंट होगा, 1 ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड 1 ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जब जब मॉलिक्यूल में हम वाइब्रेशन ऑब्जर्व करेंगे, जब जब मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, जब जब मेरे मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स के बीच की दूरी का बदलाव होगा, तब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम तब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा बाई 2, 1 ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ साथ कौन आ जाएगा, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें क्लियर हैं। अब मैं आगे चर्चा को कंटिन्यू करता हूं। अब देखेंगे तो यहां पर आपको Cp एंड Cv के डिवीजन की वैल्यू गामा बताई गई है। तो मैं आपको एक बात अच्छे से याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा कि जो Cv होती है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू r/2। एकदम अच्छे से याद कर लो, Cv की वैल्यू F इंटू r/2 होती है, और इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए आपको इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, जो मैंने पहले के सवालों में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आप बहुत इजीली Cv की वैल्यू निकालना सीख चुके होंगे, आप निकाल सकते हैं। मतलब मैंने आपको पहले के सवालों में ऑलरेडी Cv की वैल्यू यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी निकालना सिखाया हुआ है, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर अब Cv की वैल्यू F इंटू r/2 लिखता हूँ। अब हम ये भी जानते हैं कि जो Cp होता है वो होता है Cv प्लस r, है ना। हम जानते हैं Cp माइनस Cv इज r, देन Cp विल बी हाउ मच, इट विल बी Cv प्लस r। तो अगर इस Cv से मैं r ऐड कर दूं तो r ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं। सो F r/2 प्लस r, और अगर मैं यहाँ पर r को कॉमन ले लूं तो r को कॉमन लेने से मुझे क्या मिलने वाला है, देखिए। अगर मैं यहाँ पे r को कॉमन ले लूं तो r को कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, F/2 प्लस 1, F/2 प्लस 1 मिलने वाला है। तो एलसीएम अगर मैं 2 ले लूं तो ये हो जाएगा F प्लस 2, है ना। तो ये मुझे Cp की वैल्यू मिल गई। Cp इज Cv प्लस r, Cv की वैल्यू F इंटू r/2 प्लस r कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा F/2 प्लस 1, 2 एलसीएम लेने के बाद मुझे F प्लस 2/2 मिल जाएगा, और ये मेरी Cp की वैल्यू हो गई। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड करने से मुझे मिलेगा गामा, है ना। Cp/Cv की वैल्यू गामा है, तो दोनों को डिवाइड करूं तो r/2 कैंसिल करने से मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे मिल जाना चाहिए F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F। देखिए r/2 कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली F प्लस 2/F मुझे मिलने वाला है। तो ये तो मेरी गामा की बात हो गई। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं F की वैल्यू की बात करूं तो F कितना हो जाएगा, तो गामा F की वैल्यू हो गई F प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं RHS के इस F को LHS में लेता हूं तो मुझे मिलेगा गामा F माइनस F, फिर मैं F को अगर कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा F इंटू गामा माइनस 1, एंड RHS में मिलेगा मुझे 2। तो F की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा गामा माइनस 1 को। थोड़ा डायरेक्ट लिखा, जगह की कमी थी, बट आप समझ सकते हैं, है ना। तो F को LHS में लिया, फिर F को कॉमन ले लिया तो गामा माइनस 1 बचा। सो F इंटू गामा माइनस 1 इज 2, तो F की वैल्यू 2 अपॉन गामा माइनस 1 होगी। तो ये मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में कौन कौन शामिल है, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में ट्रांसलेशन भी शामिल है,
रोटेशन भी शामिल है एंड वाइब्रेशन भी शामिल है, सब कुछ शामिल है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल है। अब यहाँ पर ना तो चर्चा मोनोएटॉमिक की हो रही है ना डायटोमिक की हो रही है, यहाँ पर चर्चा हो रही है पॉली एटॉमिक की, और मैं पॉली एटॉमिक की भी यहाँ पर बात कही देना चाहता हूँ। पॉली एटॉमिक के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है वो होती है 6, अगर मैं वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो। इफ वी आर नेग्लेक्टिंग द वाइब्रेशनल मोड, तब पॉली एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 6, जिसमें 3 होता है ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड 3 होता है ड्यू टू रोटेशन, है ना। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि पॉली एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 होगी नेग्लेक्टिंग द वाइब्रेशनल इफेक्ट, 3 ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड 3 ड्यू टू रोटेशन। अब यहां पर तो मैंने वाइब्रेशनल मोड को नहीं लिया है, बट अगर मैं लूं तो, अब अगर वाइब्रेशनल मोड को लें तो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्रीमेंट आएगा, है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों के मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखिए मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, ये जो है ना मेरा, ये टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट मुझे कौन सा बताना है, मुझे सिर्फ वाइब्रेशनल मोड बताना है, मुझे और कुछ नहीं बताना, मुझे सिर्फ वाइब्रेशनल मोड के रिगार्डिंग कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो बताना है, मुझे और कुछ भी नहीं बताना। तो ये मेरी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई। अब अगर इससे मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के कारण कितनी है। तो मैं एक बार एक काम करता हूं, मैं 6 सब्ट्रैक्ट करता हूं। सो f माइनस 6 अगर कर दूं तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए 2 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 6। अब ये जो वैल्यू आई इसमें कौन कौन शामिल है, अब इसमें अब शामिल है मेरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड शामिल है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, दोनों शामिल हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हर वाइब्रेशनल मोड के लिए पोटेंशियल एनर्जी साथ में जुड़ेगी। तो अगर आपको सिर्फ वाइब्रेशनल मोड चाहिए तो इसके लिए आपको f/6 से और 2 डिवाइड कर देना चाहिए, उससे क्या होगा, आपको सिर्फ वाइब्रेशनल मोड के रिगार्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। इस f से मैंने 6 जो सब्ट्रैक्ट किया है वो 6 सब्ट्रैक्ट किया ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। लेकिन अब जो बच गया वो किसकी वैल्यू बच गई, उसमें अब बच गया कौन कौन, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन जितना वाइब्रेशनल मोड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही, मींस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के कारण भी होगा। तो इसकी वैल्यू से खाली 2 डिवाइड कर देने से मुझको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो मैंने LHS में 2 डिवाइड किया है तो मुझे RHS में भी 2 को डिवाइड कर देना चाहिए, तो मैंने RHS में भी 2 डिवाइड कर दिया एंड फाइनली यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब अगर मैं 2 एंड 6 से 2 कॉमन लूँ और इस 2 से रिड्यूस कर दूँ तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 3 एंड फाइनली मैं गामा माइनस 1 का एलसीएम ले लेता हूँ। गामा माइनस 1 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, अब मुझको 3 को मल्टीप्लाई करना गामा माइनस 1 से तो हो जाएगा 3 गामा माइनस 3 एंड क्योंकि आगे माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस 3 गामा प्लस 3 एंड फाइनली अगर मैं देखूं तो 1 प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1, 4 माइनस 3 गामा, 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन 4 ही इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने इस सवाल को समझाने के लिए काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मैंने डिटेल में आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल समझ में आया हो। बट अब लेकिन अगर कुछ डाउट रह जाते हैं आपके मन में, अगर कहीं समझने में आपको दिक्कत जाती है तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसके रिगार्डिंग फिर से आपके लिए एक समझाने के लिए एक और कोशिश करूँगा। और इसी के साथ हमने 2024 तक हर वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जो AIPMT या फिर नीट में आया हुआ। तो मैंने हर सवाल फ्रॉम द ईयर 2006 से लेकर के ईयर 2024 तक के सारे सवाल मैंने थर्मल फिजिक्स चैप्टर के सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ये कोशिश की आपके लिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और डेफिनेटली आप इस कोशिश के थ्रू आपकी जो भी मंजिल है वहां तक आप पहुंचेंगे। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।